सवाल पूछे गए तो फिलहाल ये जो महिला है सारे आरोपों से इनकार कर रही है और साथ ही साथ कह रही है सिर्फ 2 दिन के लिए वो वहां पर गई, कुछ चेक भी देकर आई परिवार के लोगों को। क्या ऐसी कोई जानकारी परिवार की तरफ से मिली है क्या कि कोई चेक उस महिला की तरफ से दिया गया? देखिए, बिल्कुल अभी परिवार की तरफ से इस बात की जानकारी नहीं दी गई है। जो महिला आई तो उसने एक चेक भी इनको सौंपा है, लेकिन जिस तरह महिला बात कर रही हैं डॉक्टर राजकुमारी कि मैं गई थी और मैं रुकी थी, मुझे परिवार के लोगों ने रोक लिया। आखिर क्यों रोक लिया और आपका लिंक क्या था? कोई बाहरी अननोन आदमी किसी के घर किसी कार्यक्रम में पहुंचता, वो भी इस तरह के मामले में जब कोई घटना घटी हो तो अचानक आपको घर के अंदर आने देगा? आपको कैसे वहां रुकने के लिए कह देगा? बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। और फिर आपने अपने फोन टैपिंग की, FIR भी दर्ज करा दी, कहा कि उज्बेकिस्तान उसमें शो हो रहा। तो कई सारे मसले हैं जिसकी जांच अभी बाकी है। अभी कई सारे ऐसे तथ्य हैं, कई सारे ऐसे सबूत हैं जिसको बाद में SIT पेश करेगी। अभी फिलहाल SIT का फोकस चूंकि जो क्राइम सीन है उसको रिक्रिएट करना है, जो 40 लोग हैं उनसे पूछताछ कर रही है, क्योंकि अपनी जांच का दायरा उसको भी बढ़ाना है, क्योंकि उसे 16 अक्टूबर तक का वक्त है। यानी 16 की शाम या 17 अक्टूबर को वो अपनी रिपोर्ट उत्तर प्रदेश के CM को सौंपेगी। उससे पहले CBI भी वहां पहुंचेगी, पूछताछ करेगी। हो सकता है SIT की टीम से भी CBI मनोज, अगर आपकी डीन से बात हुई हो जहां पर ये महिला पढ़ाती थी, उन्होंने कहा कि छुट्टी अप्लाई की थी, कितने दिन की छुट्टी अप्लाई की थी? क्योंकि ये कह रही है 2 दिन के लिए गई, वहां पर बताया जा रहा है 6 दिन कोई आई थी महिला जो रुकी थी। महिला जो छुट्टी थी वो 4 दिन के लिए 4-5 दिन के लिए उन्होंने अप्लाई की थी और वो CL थी, कैजुअल लीव थी, जो कि कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय कभी भी कोई ज़रूरी काम होने पर CL जो होती है वो उसी के लिए रखी जाती है कि आप कभी भी कैजुअल लीव अपनी अप्लाई कर सकते हैं। तो सवाल ये नहीं उठ रहा है। उसके साथ जो दूसरा सवाल जो उठाया जा रहा है डीन की तरफ से उठाया जा रहा है कि जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने इस तरह के वहाँ पर एक सामाजिक आंदोलन में भी भाग लिया, तो उनका कहना है कि इस तरह का अगर कोई प्रोटेस्ट, डेमोन्स्ट्रेशन या फिर कोई प्रदर्शन वहाँ पर हो रहा था उस घटना को लेकर, और अगर उसमें ये सरकारी एम्प्लॉय होने के बावजूद अगर ये उसमें भाग ले रही थी तो ये गलत है। तो सरकारी नौकर होने के नाते वो वहाँ उस प्रोटेस्ट में भाग नहीं ले सकती हैं, और अगर ऐसा होता है तो वो शो कॉज नोटिस में उनके खिलाफ जाएगा। लेकिन इसमें डॉक्टर बंसल का कहना है कि मैंने किसी प्रोटेस्ट में भाग नहीं लिया। ठीक है मनोज, मैं आपको रोक रही हूँ। हमारे साथ इस वक्त अमित भी जुड़ चुके हैं, हाथरस में मौजूद है। अमित, क्या अपडेट, क्या हलचल देख पा रहे हैं आप? हाथरस में मौजूद है। जी बिल्कुल, अब से कभी भी कुछ भी थोड़ी देर में जो है बताया ये जा रहा है कि जो जानकारी यूपी प्रशासन की तरफ से पीड़ित परिवार को दी गई है कि कभी भी अब उनको लखनऊ के लिए लेकर प्रशासन जा सकता है, और जो DIG सलब माथुर है उनकी निगरानी में उन्हें उनकी कड़ी सुरक्षा में जो पीड़ित परिवार है उसे लखनऊ लेकर जाया जाएगा, क्योंकि हाईकोर्ट की कल जो लखनऊ बेंच है वो कल इस पूरे मामले पर सुनवाई करेगी। मैं एक बार आपको यहाँ पर तस्वीरें यहाँ पर दिखाना चाहूंगा। आप देखिए अर्पिता, तस्वीरें यहाँ पर पूरी तरीके से तैयारी कर ली गई है, लेकिन अभी भी जो लोग कुछ डेलीगेशंस आ रहे हैं पीड़ित परिवार से मिलने के लिए, और यहाँ पर देखिए उन डेलीगेशंस को फिलहाल यहाँ पर रोक दिया गया है और उनसे कहा जा रहा है कि पीड़ित परिवार को लखनऊ जाना है, क्योंकि लखनऊ हाई कोर्ट में कल सुनवाई है। इस वजह से जो है यहाँ पर देख सकते हैं सुरक्षा के यहाँ भी पुख्ता इंतजाम है, गांव के अंदर भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है, CCTV ठीक है अमित, मैं आऊंगी। यानी जो आप जानकारी दे रहे हैं कि अब से थोड़ी देर में जो परिवार के लोग हैं वो लखनऊ के लिए निकल सकते हैं। वहीं SIT जांच में एक महिला का जिक्र आने पर खुद महिला डॉक्टर जो है वो सामने आई और उन्होंने सफाई दी, लेकिन उनके इस सफाई से कई सवाल उठते हैं। महिला डॉक्टर पीड़ित परिवार के घर आखिरकार इतने दिनों तक क्यों रुकी? क्या महिला डॉक्टर ने खुद को पीड़ित परिवार का रिश्तेदार नहीं बताया? महिला डॉक्टर की पीड़ित परिवार से रिश्तेदारी नहीं थी तो छुट्टी लेकर क्यों आई? क्या हाथरस आने का मकसद सिर्फ परिवार की मदद करना था? सवाल यह भी उठता है कि क्या महिला डॉक्टर का छुट्टी लेकर हाथरस आने का मकसद कुछ और था? सवाल यह भी कि क्या परिवार की मदद का असली मकसद कुछ और है? हाथरस कांड के पीड़ित के भाई ने बताया कि उनका परिवार आज ही हाई कोर्ट में पेश होने के लिए लखनऊ जाएगा। पूरा परिवार रात में ही लखनऊ में रुकेगा। वहीं जब पीड़ित परिवार से नकली भाभी पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। हमारे साथ इस वक्त पीड़ित का भाई मौजूद है, हम इनसे बातचीत करते हैं। ये बताइए, कल आप लोगों की इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में पेशी है, कौन कौन आपके परिवार के सदस्य यहाँ से जा रहे हैं, कौन कौन से पुलिस के अधिकारी आपके साथ जाएंगे? देखिए, हमारे साथ तो हम लोग पाँच जने जाएंगे। मेरे मम्मी और पापा और हम दोनों भाई और मेरी पत्नी जाएंगी। और अधिकारी का सवाल है, अधिकारी बताओ पता नहीं कौन कौन जगह, ये हमें इतना पता नहीं है। और उन्होंने बोला कि हम लोग आपकी सुरक्षा से लेके पूरे वहाँ तक और वापस अपने सुरक्षित यहाँ पे छोड़ेंगे, और आपके रहने खाने की व्यवस्था भी हम लोग वहाँ पे करेंगे। मतलब आज ही रहे हैं आप लोग, रात को रुकेंगे लखनऊ में ही आप लोग? कल वहाँ पर हमारा जो भी पेश होना है हमारा
तो अब इस पूरे मामले में सीबीआई जांच का नोटिफिकेशन आ गया है। कल या परसों तक सीबीआई की टीम जो है वो भी आपके गांव पहुंच जाएगी। तो उम्मीद क्या है, एसआईटी की जांच तो चली रही है, 16 तारीख को उनको जो है वो लगातार चल रही है, उनको वो भी अपनी रिपोर्ट दे देंगे अगले कुछ दिनों में। लेकिन जब सीबीआई की इंक्वायरी भी शुरू हो जाएगी तो क्या उम्मीद है आप लोगों को? देखिए एसआईटी में अपना काम कर रही है, सीबीआई करेगी, वो भी अपना काम करेगी। हमें तो बस न्याय चाहिए और कुछ नहीं। निष्पक्ष जब जांच पूरी तरह से हो और बेटी को न्याय चाहिए, बहन को न्याय चाहिए, सभी की बहन है, अब तो इसे न्याय मिलना चाहिए बस। एक आरोप लग रहा है आप लोग के परिवार पे कि 16 तारीख से 22 तारीख तक एसआईटी के हवाले से लग रहा है कि एक महिला जो कि मध्य प्रदेश के जबलपुर की रहने वाली थी वो पहुंची है और वो आप लोगों को साथ थी, वो आप लोगों को भड़का रही थी, तभी आप लोग लगातार 16, 19, 21। जी नहीं, ये गलत बात है, ये गलत बात है, ये झूठ बोला गया है और ऐसा कुछ नहीं है। यानी अमित, जब ये सवाल आपने पूछा कि वो महिला आखिरकार कौन थी, क्या उसका उन्होंने ऑफ कैमरा कोई जवाब दिया कि आखिर वो उसको जानते थे, या उन्होंने ही कहा था तुम घर पे रहो, या वो महिला कह रही है हम चेक देकर आए, क्या इस बारे में उन्होंने बताया कि हाँ वो आई थी, उसने मदद की? जी, ऑफ कैमरा जो मेरी बातचीत हुई है पीड़ित परिवार से रहस्यमयी महिला को लेकर, तो उनका साफ साफ ये कहना है कि क्या मैंने देखा है कि वो महिला इनके घर पे मौजूद थी, क्या वो मुझसे ही सवाल करने लगे, भड़क गए थे दरअसल वो मेरे ऊपर और बोले कि जिस तरीके से लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं वो सवाल सही नहीं है। जब बीते कल मेरी बातचीत हुई थी, आज इनका वर्जन ये था, लेकिन जब बीते कल जब मेरी उनसे पीड़ित परिवार से बात हुई थी तो उनका उस वक्त कहना था कि ये उनकी दूर की रिश्तेदार है। लेकिन वो दूर की रिश्तेदार जब सामने आ गई और जब उसने कहा कि वो मानवता के नाते पहुंची थी यहाँ पर और पीड़ित परिवार के कहने पर वो कुछ दिन रुकी, उसके बाद से आज इनका स्टैंड बदल गया एक बार फिर और इन्होंने कहा कि क्या मैंने देखा है कि वो लोग वो महिला आई हुई थी, रहस्यमयी महिला। तो फिलहाल एसआईटी इस पूरे मामले में जांच कर रही है। पीड़ित परिवार से जब भी ये सवाल पूछा जा रहा है तो पीड़ित परिवार पूरी तरीके से भड़क जा रही है और अब ही एसआईटी इस मामले में जांच करे और एसआईटी ये तथ्य का पता लगाएगी, पुलिस इस तथ्य का पता लगाएगी कि ये महिला किस मकसद से यहाँ पर पहुंची हुई थी, क्योंकि किसी अननोन पर्सन को आप किसी अपने घर पे नहीं रखते हैं। बताया जो जिस तरीके से जा रहा है कि वो आई और यहाँ पर रुकी, तो किसी अननोन पर्सन को नहीं अपने घर पे रखते हैं। और जिस तरीके से ऑडियो टेप इसका सामने आया, जिस तरीके से भड़काने वाला जो लैंग्वेज था, उस मामले में जो है उसको साफ सुना जा सकता है। और हमारे साथ देखिए, हाथरस में जिस गांव में वारदात हुई वहां के लोगों ने दावा किया कि आरोपियों के परिवार और पीड़ित के परिवार में पुरानी रंजिश थी और इसके लिए पुलिस केस भी दर्ज हुआ। संदिग्ध महिला की भूमिका पर लोगों का कहना है कि जांच होगी तो सब कुछ सामने आ जाएगा। इस वक्त मैं मौजूद हूं पीड़ित परिवार के गांव के अंदर और मेरे साथ काफी गांव वाले यहां पर मौजूद हैं। यूपी पुलिस के जवान, महिला फोर्स भी यहां पर मौजूद है। लगातार जो है चप्पे चप्पे पर इस गांव के अंदर जो है यूपी पुलिस तैनात है। आज पीड़ित परिवार को यूपी पुलिस के आला अधिकारियों की निगरानी में लखनऊ ले जाया जाएगा, क्योंकि पिछली सुनवाई के दिन इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने पीड़ित परिवार के सभी सदस्यों को कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया था और 5 सदस्य जो कि पीड़ित परिवार में हैं वो सभी सदस्यों को लेकर यूपी पुलिस के आला अधिकारी डीआईजी माथुर इस वक्त हाथरस में है और वही उन्हीं की निगरानी में इन सभी परिवार को लेकर लखनऊ जाएगी यूपी पुलिस। गांव के सदस्य हमारे साथ हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि रिश्ते कैसे थे जो ये आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, लव कुश जो अभी अलीगढ़ जेल में बंद है, संदीप और जो पीड़ित परिवार, उन लोगों का रिश्ता कैसा था? रिश्ता का उनको वो तो अपनो पारिवारिक रिश्ता कैसे थे सबके? तो ये ठाकुर है तो अलग अलग, जो तो परिवार अलग अलग हैं और ये जाते जो लव कुश तो का है जाके वह घूरे के पीछे लड़ाई है वो करिए और कछु ना है। कि जिस तरीके से एक बात सामने आ रही है कि 16 से 22 तारीख तक एक महिला आके पीड़ित परिवार के घर पे रुकी, आपको जानकारी मिली इसकी? हाँ भैया, घूमट मार के बूंद बहुत हुई, ने कना को तो बेजा बूंदती सबसे ज्यादा भौजाई बनती कि हम भौजाई, इतनी तो हमेशा लगे कि भौजाई बनती। इस बीच गांव की महिलाएं जो उनके घर में जाती थी, कोई ना जाती। हाँ? कोई नहीं जाती है उन्हें घर, उनके घर कोई नहीं जाती है? नहीं। रिश्ते सबके साथ ठीक नहीं है, मतलब जो लोग अभी गिरफ्तार हुए हैं इस पूरे मामले में जिस तरह ये गलत भय, गलत हुए हैं, गलत भय सब बालक, और रिश्ते भी सही नहीं है। नहीं गलत भय, ये बालक बिल्कुल निर्दोष हैं,
ये सब गलत बात है कि जी भयो को कुछ ना है, ये सब जिन्हीं को बनाया भाव ये सब समझा। मुझे ये बताइए, ये जो बयान बदला गया, 14 तारीख को बयान हुआ मारपीट का, 16 को फिर बयान बदला गया पीड़ित परिवार की तरफ से, 19 तारीख को बयान बदला गया, फिर 22 तारीख को बयान बदला, फिर 22 तारीख को गैंगरेप का बात आया है सामने। आखिर ऐसा क्यों लगता है, क्या चर्चा है? अब जी तो भैया कोई जाने घर की कि जी कहा नाटक तो चो जाए रोए, यानी कोई सिके रोए उन्हें कि कोई जी कहा नाटक जान तो भैया कोई जाने, वो भगवान जानते हो, हमें ना चली किसी जा कहानी की। मतलब पारिवारिक रिश्ते सही नहीं थे उन लोगों का, बहुत पुराना लड़ाई चल रही थी। हाँ, लड़ाई तो बड़ा दिन आती। वो जमीन के सामने जो पहले तो यहाँ खेत पे भैया, जहाँ खेत हो गुआ के पीछे यहाँ पानी पियावे आए हुए पोखर पे पशुन ने, तो यहाँ गुआने गाड़ी दई, गुआने गुन्ने गुआते मारपीट कर दई। और खेत में भी मारपीट हुआ है? हाँ, यहाँ खेत पे भाई मारपीट को तो बहुत दिन पहले की बात है, अब की ना है, 2-3-4 वर्ष रह चुकी बात है, 4-5 है गई हुई। खेत में भी मारपीट हुआ था 3-4 साल पहले? हाँ, अरे 4 साल है कि ज्यादा है गई हुई, मिंदा को तो केस भी खत्म है वो। अच्छा, केस हुआ था इसके लिए? हाँ, पुलिस में? हाँ, पुलिस में केस भाई, सब केस भी खत्म है वो। हाथरस केस में मथुरा से गिरफ्तार 4 आरोपियों से इस बीच बड़ी खबर, ईडी की पूछताछ होगी। पीएफआई और सीएफआई से जुड़े चारों आरोपियों से ईडी कल मथुरा जेल में सवाल जवाब कर सकता है। चारों से फंडिंग के एंगल से पूछताछ होगी। पूछताछ में सुराग मिलने पर ईडी केस भी दर्ज कर सकती है। और इन चारों को कुछ दिन पहले दिल्ली से हाथरस जाते हुए रास्ते में मथुरा से गिरफ्तार किया गया था। तो यह बड़ी खबर आपको जल्दी से एक बार फिर बता दूं, जिस तरीके की जानकारी सामने आ रही है। दरअसल 4 लोग गिरफ्तार हुए थे जब वो हाथरस जा रहे थे दिल्ली से, मथुरा में उनकी गिरफ्तारी होती है। ईडी फिलहाल जो जानकारी मिल रही है कि उनसे जल्द ही पूछताछ होगी, ईडी पूछताछ करेगी। अजीत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजीत, यानी ईडी अब जल्द ही इन चारों से पूछताछ करेगा? देखिए, बिल्कुल पूछताछ करेगा। पूछताछ के साथ साथ ईडी इस पूरे मामले में केस भी दर्ज कर सकती है, क्योंकि ये 4 वो आरोपी हैं जो पीएफआई से जुड़े थे। इनके पास से 6 मोबाइल फोन बरामद हुए थे, जो लैपटॉप बरामद हुआ था, इनके पास से वेबसाइट के डिटेल और भड़काऊ साहित्य बरामद हुए थे। इसके साथ ही साथ जो पुलिस को बरामद हुए थे उसमें वेबसाइट में किस तरह से लोगों को हिंसा फैलाने की बात कही जा रही थी, किस तरह से विदेशी फंडिंग की बात की जा रही थी, चंदा एकत्रित करने की बात की जा रही थी, ये सारे साक्ष्य मथुरा पुलिस के पास और एफआईआर में इन सब बातों का जिक्र भी है। तो ईडी कल इन चारों आरोपियों से जेल जाकर पूछताछ कर सकती है और उसके बाद केस दर्ज करके जांच के दायरे को और आगे बढ़ा सकती है, क्योंकि पीएफआई और भीम आर्मी हाथरस कांड में देखिए बड़ी खबर इस वक्त की, एसआईटी की शुरुआती जांच में हाथरस कांड के बहाने राज्य का माहौल खराब करने की साजिश में भीम आर्मी का हाथ होने की जानकारी सामने आई। शुरुआती जांच में पता लगा कि 100 करोड़ रुपए की फंडिंग में पीएफआई के साथ भीम आर्मी के तार भी जुड़े हुए थे। हाथरस कांड के बहाने राज्य में सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश के मामले में बड़ा पर्दाफाश हुआ है। हाथरस केस की जांच कर रही एसआईटी को जांच में अहम जानकारी मिली है। एसआईटी के मुताबिक हाथरस के बहाने दंगे भड़काने की साजिश में भीम आर्मी भी शामिल है। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की जांच में यह भी पता चला है कि विदेशों से जो फंड आया था उसमें पीएफआई के साथ भीम आर्मी के तार भी जुड़े हैं। हाथरस केस में दंगे भड़काने की साजिश के बाद योगी सरकार ने एसआईटी जांच की मियाद 10 दिन बढ़ा दी है। एसआईटी की जांच में सुराग लगे हैं कि भीम आर्मी यानी चंद्रशेखर आजाद की पार्टी भीम आर्मी ने भी हाथरस केस के बहाने अपनी सियासत चमकाने की कोशिश की और जाति हिंसा भड़काने की पूरी प्लानिंग की थी। एसआईटी की जांच में यह भी पता चला है कि विदेश से आई फंडिंग में भी भीम आर्मी शामिल रही है। चंद्रशेखर आजाद पीड़ित परिवार से भी मिल चुके हैं और हाथरस केस में सफदरजंग अस्पताल से लेकर हाथरस तक भीम आर्मी बड़े पैमाने पर प्रदर्शन भी कर चुकी है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। एसआईटी की जांच में पता लगा है कि हाथरस कांड के विरोध प्रदर्शन में भीम आर्मी के कार्यकर्ता मौजूद थे। खास बात यह कि प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने अपनी पहचान छिपाई, मतलब वो आम आदमी बनकर विरोध प्रदर्शन कर और भड़का रहे थे। एजेंसी पहले ही कह चुकी है कि दंगा भड़काने के लिए विदेश से 100 करोड़ की फंडिंग की गई। अब जांच में पता चला है कि 100 करोड़ की फंडिंग में भी पीएफआई के साथ भीम आर्मी के तार जुड़े हुए हैं। इन सुरागों के आधार पर भीम आर्मी पर एसआईटी का शिकंजा कस सकता है।
अब ईडी भी भीम आर्मी के चंद्रशेखर आजाद से पूछताछ कर सकती है। हाथरस कांड की आड़ में दंगा करवाने की विदेशों से जुड़ी साजिशों के तार का जैसे ही जांच एजेंसियों को पता चला, वो पूरी हरकत में आ गई। और इस सिलसिले में सबसे बड़ी कार्रवाई लखनऊ में बुधवार की रात अंजाम दी गई, जब ईडी ने एक हवाला कारोबारी को धर दबोचा। लखनऊ से हवाला कारोबारी गिरफ्तार। कारोबारी की पहचान राजेश जायसवाल के तौर पर हुई। आरोपी के पास से 1 करोड़ 1 लाख रुपए नकद बरामद, 5,45,000 रुपए की विदेशी मुद्रा भी मिली। इससे पहले भी यूपी सरकार ने इस हाथरस कांड में किसी साजिश की बात कही थी और सरकार की एजेंसियों ने इस बात को महसूस भी कर लिया था कि इस साजिश को अंजाम देने के लिए पूरी प्लानिंग की गई है और इसके पीछे इनकी मंशा थी कि सरकार की छवि को किसी भी तरीके से खराब की जाए, साथ ही साथ तबाही का एक ऐसा मंजर छोड़ा जाए जिससे चारों तरफ अफरा तफरी मच जाए। दरअसल यह गिरफ्तारी वाराणसी में 2 सोने के तस्करों के पकड़े जाने के बाद ही मुमकिन हो सकी और वहीं से साजिश के विदेशी तार का सिरा भी जांच एजेंसियों के हाथ लगा। डीआरआई ने वाराणसी से सोने के तस्कर किए गिरफ्तार। आरोपियों के पास से 3 किलो सोना बरामद। सुल्तानपुर निवासी अमित सोनी, शाहिद हुसैन गिरफ्तार। म्यांमार से कोलकाता के रास्ते ले जा रहे थे तस्करी का सोना। इनकी गिरफ्तारी से ही साजिश का सिरा मिला था। जांच एजेंसियों को इस बात का पूरा शक है कि इस हाथरस कांड की आड़ में जो दंगे करवाने की साजिश रची गई थी, उसमें उन लोगों का भी हाथ हो सकता है जो दिल्ली में हुए दंगों में शामिल थे। और यह इत्तेफाक है या फिर साजिश का हिस्सा कि दिल्ली के दंगों में भी पीएफआई का ही कनेक्शन निकलकर सामने आया था। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद इस साजिश के बारे में खुलकर कहा। अभी 2017 में कहा था कि ये लोग जो प्रदेश के अंदर 15 वर्षों से शासन कर रहे थे, ये लोग प्रदेश को आखिर कहां ले जा रहे थे। कैराना में व्यापक पलायन, कांधला में व्यापक पलायन, मुजफ्फरनगर का दंगा, और ये दंगा इनकी रग रग में बसाव है। जाति के नाम पर लड़ा करके, शोषण करके, भ्रष्टाचार फैला करके दंगाइयों को कैसे लोग प्रश्रय देते हैं। मुजफ्फरनगर का दंगा मुझे लगता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग नहीं भूले होंगे। दरअसल 100 करोड़ की साजिश का एक हिस्सा तो अभी तक जांच एजेंसी को पता चल चुका है, लेकिन इस साजिश के विदेशी तारों ने अब जांच एजेंसियों के कान खड़े कर दिए हैं। पहले फंडिंग में पीएफआई का नाम था, लेकिन अब भीम आर्मी के तार भी इस साजिश में जुड़े दिख रहे हैं।